हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं और इन्हें संसद के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि संसदीय शासन में जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं उसको निर्धारित कौन करता है और इसकी भूमिका क्या होती है। तो आज हम लोग जो भी संसदीय विशेषाधिकार होते हैं तो उसकी आज हम लोग एक भूमिका को लिखना सीखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन की भूमिका को लिखा जाए। उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है। तो हम लोग इसके बाद उस टॉपिक पे भी आएंगे। तो आज हम पहले देखते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में भूमिका कैसे लिखी जाए। लोगों को एक भूमिका लिखने में दिक्कत होती है, तो आज उस दिक्कत को दूर किया जाएगा आपकी कि कैसे भूमिका को तो लिखा जाए। तो भूमिका लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। तो आज हम लोग एक तरीका उस तरीके से लिखेंगे, तो आपके अपने तरीके से भी उस भूमिका को लिख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों की भूमिका कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो आप लोग सबसे पहले भूमिका लिखिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन की बॉडी होती है उसे लिखिए, फिर उसके बाद निष्कर्ष पे आइए। तो आज हम लोग भूमिका देखेंगे। भूमिका अगर आप लोगों ने एक अच्छी लिख दी तो आपके 1-2 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग तो आज शुरुआत करते हैं भूमिका कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले संसदीय विशेषाधिकार की भूमिका, ये हम लोग अभी भूमिका देखेंगे कैसे भूमिका लिखी जाती है। तो इससे पहले संसदीय विशेषाधिकार को जान लेते हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिए, जिससे आपको जो संसदीय विशेषाधिकार का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो एक देख लेते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। वे अधिकार जो सामान्य नागरिकों को प्राप्त न होकर संसद के सदस्यों को प्राप्त होते उन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सामान्य नागरिकों की अभिव्यक्ति पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं, थोड़े से प्रतिबंध होते हैं, लेकिन जब आप सांसदों की बात करेंगे तो सांसदों को सदन के भीतर उनकी अभिव्यक्ति पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये सांसदों का विशेषाधिकार हो गया कि उनकी अभिव्यक्ति पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। सदन के भीतर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है उनकी अभिव्यक्ति पे। जबकि आप आम नागरिकों की बात करेंगे तो उन पे थोड़े से प्रतिबंध होते हैं अभिव्यक्ति पे। तो ये हो गया विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है कि सांसदों को थोड़े विशेषाधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि संसदीय शासन है इसलिए संसदीय शासन में संसदीय विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो ये हो गया संसदीय विशेषाधिकार। तो जिन्होंने जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिए। तो संसदीय विशेषाधिकार की भूमिका, जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन की भूमिका लिखेंगे तो उसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। तो हमें सीधे सीधे फैक्ट से शुरुआत नहीं करनी, एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार की भूमिका। तो पहला पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पहले पॉइंट में ये एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि हमारे जो संविधान में संसदीय शासन को अपनाया गया है। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो पहली लाइन क्या होगी, संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये हो गया आपके कीवर्ड्स, संसदीय शासन प्रणाली। जब तक आप कीवर्ड्स अपने आंसर में नहीं लिखेंगे गाइस, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये हो गया कॉन्सेप्ट से हम लोग अभी शुरुआत करें। आपको जैसे विशेषाधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 105 में दिया है, तो आपको सीधे यहाँ से नहीं शुरुआत करनी है कि आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। ऐसे आपको शुरुआत नहीं करनी है, आपको एक कंसेप्ट बनाते हुए अपने आंसर को लिखना है। अब क्या होगा, संसदीय प्रणाली लिख दिया आपने। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता बतानी है। संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली। अब आपको क्या दूसरा पॉइंट क्या होगा, संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता आपको लिखनी है। तो विशेषता में आप क्या लिख सकते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति
कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने एक कंसेप्ट से शुरुआत की, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, उसे हम लोगों ने लिखा कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। और हम लोगों ने एक पॉइंट और नीचे आए, थोड़ा और डिटेल में गए, संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में जो क्वेश्चन से संबंधित होगा कि अभी क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्वेश्चन है कि तो अब हम लोग क्या तीसरे लिखेंगे, विशेषाधिकार क्यों दिए गए हैं, ये हमारी भूमिका का अब आंसर थोड़ा यहाँ से लिखना, आंसर आपका थोड़ा बनना चालू हो रहा है। संसदीय विशेषाधिकार क्यों दिए गए, क्योंकि सांसद अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से कर सके। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि संसदीय विशेषाधिकार क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि सांसद अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही रूप से कर सके, इसलिए उन्हें संसदीय विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है तीसरे लाइन, ये तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। तो आप किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, आर्टिकल 105 के तहत। अब देखिए हम लोग फैक्ट लिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने फैक्ट की शुरुआत यहाँ से की। हम लोगों ने फैक्ट की शुरुआत पहले पॉइंट से नहीं किया, हम लोगों ने एक पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की है, फिर उसके बाद हम लोग फैक्ट को ला रहे हैं। आपको फैक्ट भी अपने आंसर में मेंशन करना होगा। तो हम लोगों ने पहले क्या लिखा कि संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान में अपनाई गई। फिर हमने क्या किया कि संसदीय शासन प्रणाली की थोड़ी सी विशेषता लिख दी। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हमारा क्या हो गया कि ये हमारी थोड़ी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है हमने संसदीय शासन प्रणाली से। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आए कि संसदीय विशेषाधिकार क्यों दिए गए हैं, क्योंकि जो भी संसद के सदस्य हैं वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही से कर सके, इसलिए आर्टिकल 105 के तहत ये फैक्ट भी आपको आंसर में अपने लिखना है। जब भी आप भूमिका लिखें तो उसमें एक दो फैक्ट आप लोग डाल सकते हैं। तो आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं क्योंकि वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। तो ये हो गई आपकी पूरी भूमिका, ये हो गई आपकी भूमिका। और अगर आपने ये भूमिका अच्छी लिख दी तो आपके 1 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे और आपके मार्क्स औरों से और अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग भूमिका लिखना सीखिए कि कैसे भूमिका लिखी जाती है। तो आप लोग को भूमिका समझ में आ गई होगी। सीधे हमें फैक्ट से स्टार्ट नहीं करना है, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए अपने आंसर को लिखना है। तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि सीधे आर्टिकल ऐसा लिख देते हैं कि आर्टिकल 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, संसदीय शासन से स्टार्ट करना है और अपने आंसर को ऐसे सीधे क्रम वाइज एक क्रम में लिखते हुए चलना है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया। और इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद देखिए हम लोगों ने फैक्ट का भी प्रयोग किया है। फैक्ट कौन सा है, आर्टिकल 105 के तहत संसदीय सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो आपको ऐसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आपको एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए अपने आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी में एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए अपने आंसर को लिखना है। तो आप लोग को आज भूमिका थोड़ी समझ में आ गई होगी कि कैसे भूमिका लिखी जाती है। बहुत लोगों को भूमिका लिखने में दिक्कत होती है कि भूमिका कैसे लिखें। भूमिका लिखने का सबसे ईजी तरीका है, पहले अपने कंसेप्ट मजबूत करिए। अगर आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे तो आप भूमिका आसानी से लिख ले जाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट वीक होंगे, अगर आपको जो भी उसकी अवधारणा ही नहीं मालूम, तो आपको भूमिका लिखने में दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि तो भूमिका लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने कंसेप्ट को मजबूत करिए, एनसीईआरटी बुक्स को बार बार पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स जितनी भी होती हैं तो उसे बार बार रिवाइज करिए, तो आपको भूमिका लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आज का संसदीय विशेषाधिकार वाले क्वेश्चन में। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको भूमिका इसी तरह से लिखनी है। फैक्ट को सबसे अंत में लिखना है, जैसे हम लोग ने फैक्ट लिखा है लेकिन अंत में लिखा है, थोड़े पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया है फिर उसके बाद फैक्ट डाला है। तो इस तरह से आपकी भूमिका 3-4 लाइन की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई आज आपकी भूमिका। अगर ऐसी भूमिका आपने लिख दी तो आपके 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि भूमिका कैसे लिखें, तो भूमिका लिखने का सबसे अच्छा तरीका कंसेप्ट मजबूत करिए, उसके बाद अपने आंसर में फैक्ट डालिए, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट डालेंगे तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गई संसदीय विशेषाधिकार की भूमिका। और आपको भूमिका एग्जाम में जाके लिखनी नहीं है, आपको यहीं से तैयार करके ले जानी है घर। आपको ऐसी भूमिका लिखनी है जो आपको याद हो सके और एग्जाम में जाके आपको फटाफट वही भूमिका लिख देनी है। तो आपको वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप एग्जाम हॉल में जाके भूमिका तैयार कर सके। तो आपको हर एक क्वेश्चन की भूमिका व निष्कर्ष पहले से तैयार करके रखना होगा और एग्जाम में जाके वैसे ही छाप देना होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ पे आप भूमिका तैयार करें और क्वेश्चन भी लिखें और निष्कर्ष भी लिखें। तो आपको भूमिका और निष्कर्ष अपने रेडी करके रखना है एग्जाम में जाने से पहले, और आपको ऐसे ही सेम टू सेम वहीं पे छाप देना है। तो अब हम लोग आते हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है। अगर कोई व्यक्ति संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आज हम लोग इसे विस्तार से जानेंगे, क्योंकि आर्टिकल 105 में जितने भी संसदीय विशेषाधिकार दिए गए वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से दिए गए, उसमें बहुत कम संसदीय विशेषाधिकार हैं। ज़्यादातर जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं उसे कौन निर्धारित करता है, संसदीय समितियाँ निर्धारित करती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसी भूमिका बहुत तरीके से हो सकती है, आप भी अपनी भूमिका तैयार कर सकते हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने की और आदत हो जाएगी, तो आपको भूमिका लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है। विशेषाधिकारों का निर्धारण गाइस आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 में जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, विशेषाधिकार बहुत सूक्ष्म रूप में दिए गए हैं, सूक्ष्म रूप में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 105 में ज़्यादातर विशेषाधिकार दिए नहीं है, बहुत कम विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में दिए गए हैं। तो ज़्यादातर जो भी संसदीय विशेषाधिकार का निर्धारण वो संसद में समितियां होती हैं, विशेषाधिकार हनन समिति दोनों सदन में होती हैं। तो यही समितियां निर्धारित करती हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, और इन्हीं समितियों की रिपोर्ट के आधार पर किसी को दंडित भी किया जा सकता है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ना है तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम लोग इस चैनल पे GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरी भूमिका देखेंगे, पूरा निष्कर्ष देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद हम लोग ऑप्शनल में राजनीति विज्ञान के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये हो गया आर्टिकल 105। इसमें क्या है, जो भी विशेषाधिकार बहुत कम दिए गए, तो ज़्यादातर जितने भी विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है, संसदीय समितियां करती हैं। तो विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है, संसदीय समितियां करती हैं। संसदीय समितियां कहाँ पे होती हैं? लोकसभा में संसदीय समिति होती है। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन समिति होती है। विशेषाधिकार हनन समिति होती है। इसी तरह से राज्यसभा में समिति होती है, विशेषाधिकार हनन समिति। विशेषाधिकार हनन समिति। तो यही दोनों समितियां तय करती हैं कि विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं।
दोनों सदनों में ये समितियां होती हैं, विशेषाधिकार हनन समिति, और इन्हीं दोनों जो ये दो समितियां होती हैं, यही दोनों समितियां तय करती हैं कि विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। और इन्हीं समितियों की रिपोर्ट के आधार पे अगर किसी व्यक्ति ने संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तो उस व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। तो इन्हीं दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पे व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है, व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। ये दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी ये समिति होती है और लोकसभा में भी विशेषाधिकार हनन समिति होती है, और इन्हीं दोनों समितियों के द्वारा विशेषाधिकारों का निर्धारण किया जाता है। और जब ये समिति अपना तय कर लेती है कि किसी व्यक्ति ने अगर विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तो उस व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। तो ये हो गया विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है। विशेषाधिकारों का निर्धारण संसदीय समितियां करती हैं, और ये कहाँ पे होती है, दोनों सदनों में होती है, एलएस में भी होती है और ये आरएस में भी होती है। तो ये हो गया विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है। इससे आप लोग नोट डाउन, जब भी आप लोग आंसर लिखें तो उसमें डायग्राम भी बना देंगे तो और आपके जो मार्क्स होंगे और अच्छे हो जाएंगे। डायग्राम बनाइए, फैक्ट लिख रहिए, पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करिए, डायग्राम बीच में डालिए, फैक्ट डालिए, तब जाके आपके नंबर बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जितना भी आपका जो भी कोई क्वेश्चन लिखें तो उसको मल्टी डायमेंशन अप्रोच में लिखें, उसमें बहुत सारे आयाम जोड़िए जिससे आपके मार्क्स और अच्छे हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन कौन कौन कर सकता है। तो उसे हम लोग देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन कौन कौन कर सकता है। हेडिंग हो जाएगी संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन कौन कर सकता है। तो गाइस, जो विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, कल वाला जो पिछला लेक्चर हम लोग ने डाला है उसे भी देख लीजिए। तो उसमें हम लोग ने संसदीय विशेषाधिकारों को डिटेल में पूरा चर्चा की है उस पर कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं और कौन कौन से संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को दिए गए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन इसका उल्लंघन कर सकता है। तो पहला हो गया, पहला प्रधानमंत्री कर सकते हैं संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन। दूसरा कौन कर सकता है, सांसद कर सकते हैं। पहला मीडिया रख लीजिए, पहला मीडिया हो गया, सांसद कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद कर सकता है, मंत्रिपरिषद कर सकता है। तीसरा कौन हो गया, मीडिया कर सकता है। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब मीडिया कैसे करेगी, सांसद मंत्रिपरिषद कैसे करेंगे, और इधर प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री। तो गाइस, ये जितना भी पूरा हम लोग पढ़ा रहे हैं ये मेंस लेवल का है, इसे कोई नहीं, इसे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। तो ये आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे तो आपका प्री भी आसान से निकल जाएगा। अगर आप लोग सीधे प्री की तैयारी करेंगे तो आपको प्री की तो दिक्कत होगी और मेंस निकालने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग जितना भी फोकस है मेंस को बना के चलें। तो मीडिया कैसे संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, यदि स्पीकर द्वारा प्रतिबंधित सूचना को मीडिया द्वारा प्रकाशित कर दिया जाता है, तो इसे क्या संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी स्पीकर होता है, स्पीकर के पास ये शक्ति होती है कि वो जो भी सदन की प्रक्रिया है उसको, जो कोई भी अगर सूचना को प्रतिबंधित करना चाहे तो वो प्रतिबंधित कर सकता है। वो स्पीकर के पास पावर होती है कि कोई भी अगर सदन की प्रक्रिया का कोई भाग है
अगर वो नहीं, स्पीकर नहीं चाहता कि इसे मीडिया में प्रकाशित किया जाए, तो स्पीकर ऐसा आदेश दे सकता है कि उस जो भी सदन की प्रक्रिया को उसको मीडिया में प्रकाशित ना किया जाए। ये सदन का विशेषाधिकार होता है। लेकिन अगर कोई मीडिया वाला सदन की प्रक्रिया को अगर स्पीकर ने प्रतिबंधित किया और उसे वो प्रकाशित कर देता है मीडिया में, तो इसे सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि स्पीकर ने एक बार बोल दिया कि ये सदन की प्रक्रिया का ये भाग है, इसे आप मीडिया में प्रकाशित मत करिए, लेकिन जो भी एक मीडिया का जो वहाँ दर्शक दीर्घा होती है, अगर मीडिया का कोई भी व्यक्ति उस जो प्रक्रिया के वो भाग को अगर मीडिया में प्रकाशित कर देता है, तो इसे संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये हो गया पहला, मीडिया कैसे करेगा, जो सदन की जो प्रक्रिया है उसे मीडिया में प्रकाशित कर दे। स्पीकर के प्रतिबंध के बावजूद उस प्रक्रिया को मीडिया में प्रकाशित कर देगा, तो इसे संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये हो गया पहला भाग। अब सांसद और मंत्रिपरिषद कैसे विशेषाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो यदि सांसद व मंत्रिपरिषद के सदस्य सदन को कोई गलत सूचना देते हैं, सदन को कोई गलत सूचना देते हैं, गलत सूचना, यदि कोई सांसद हो गया, जैसे कोई संसद का जो भी सदस्य हो गया या मंत्रिपरिषद के सदस्य हो गए, यदि ये सदन को कोई गलत सूचना देते हैं, तो इसे भी संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये हो गया, सांसद हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए और मीडिया हो गए। मीडिया कैसे करता है, यदि स्पीकर द्वारा कोई भी प्रतिबंधित प्रक्रिया को उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि इसे मीडिया में ना प्रकाशित किया जाए, तब भी मीडिया में उसे प्रकाशित कर दिया जाता है, तो इसे संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पहला और दूसरा। यदि दूसरा देखते हैं, सांसद या मंत्रिपरिषद के सदस्य सदन को कोई गलत सूचना देते हैं, कोई सदन में गलत सूचना दे दी, तो इसे भी संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अब प्रधानमंत्री कैसे करते हैं, सदन में सूचना देने से पहले इसे मीडिया में लीक कर दे, इसे मीडिया में लीक कर दिया जाए। जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री है, वो कोई भी सूचना हो उसे सदन में देने से पहले कहाँ लीक कर दे, इसे मीडिया में लीक कर दे। सदन में देने से पहले उसे मीडिया में लीक कर दे, तो इससे क्या माना जाएगा, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन। जैसे आपने सुना होगा, गलवान घटना हुई थी भारत और चाइना के बीच। इस घटना के बारे में कोई जानकारी संसद को देने से पहले उन्होंने मीडिया को दे दी, तो इसे संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरह से हो गया कि सांसद कैसे करते हैं, प्रधानमंत्री कैसे करते हैं और मीडिया कैसे विशेषाधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इसे आज हम लोग ने विस्तार से जाना। इधर हो गया कि प्रधानमंत्री कैसे करता है, यदि कोई सूचना है उसे सदन में देने से पहले उसे मीडिया को लीक कर दिया। जैसे गलवान घटना हुई, तो उसको सदन में देने से पहले, सदन में बताने से पहले मीडिया को बता दिया कि ये, मीडिया को पहले सूचित कर दिया, तो इसे संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये हो गया आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट। संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है और उसके उल्लंघन कौन कौन कर सकता है, और हम लोगों ने इसके बारे में भूमिका भी जानी कि इसकी भूमिका कैसे लिखते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे संसदीय विशेषाधिकारों का पार्ट 3, उसमें हम लोग थोड़े और जानेंगे कि संसदीय विशेषाधिकारों व जीवन के अधिकारों के बीच टकराव होने पे क्या होता है। तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।